अंदर आ चुके थे, यानी कि मैरी के अंदर। जिसके बाद में हम यहाँ तोशिको देखते हैं जो कि परेशान होकर एक क्लब के अंदर बैठी थी, दारू पी रही थी। तभी उसके पास निको आती है जिसे हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, और तोशिको को अपनी टीम के अंदर शामिल होने का एक बहुत बढ़िया सा मौका दिया। हालांकि तोशिको बहुत कम लड़की है और इतनी वाओ टैलेंटेड वाला इसके अंदर टैलेंट है नहीं, बट फिर भी निको आके उसे अच्छा खासा ऑफर देती है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, पूरी के पूरे टैलेंट को बाहर निकाल सकती हो। लेकिन फिर भी तोशिको बस सोच में पड़ जाती है कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे, या फिर अपनी जो जॉब कर रही है अच्छी सी वही ठीक है। और इतनी देर में तो निको गायब हो जाती है उसे ऑफर देके। तब तक यहाँ स्मोकर आते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया वाले कैप्टन बने हुए हैं। वो चाहते हो आराम से पायरेट वगैरह बन सकते थे, तब वो अपनी स्टोरी सुनाते थे। यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि गोल्डी रॉजर अब मरने से पहले यहीं पे बियर वगैरह पी के गए थे। ये वही जगह है जहाँ पे गोल्डी रॉजर हमेशा आया करते थे। इसी शहर के अंदर वो मरा है। इसी के साथ में जब वो मरा था तो हंसा था और साथ में अपने साथ बहुत सारे गोल्डी रॉजर भी बना के चला गया। मैं तब तक सबको सर्व करता रहूंगा, तब तक ऐसे सारे पायरेट से लड़ता रहूंगा जब तक गोल्डी रॉजर से मोटिवेट हुए लोग खत्म ना हो जाए। क्योंकि स्मोकर का आखिर क्या ही फायदा, वो लोगों को तब मारता क्यों है, पायरेट्स को मारता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि बचपन में स्मोकर ने देखा था गोल्डी रॉजर को, ताकि और कोई वैसा ना बन सके, इसलिए वो सबको ऐसा करने से रोकता है। जिसके बाद में हम लूफी और उसके बाकी के दोस्तों को देखते हैं जो कि आराम से अपनी बोट पे बैठ चुके थे। लॉकडाउन का आइलैंड इन लोगों ने पार कर लिया था और अब ये लोग रिवर्स माउंटेन की तरफ निकल चुके थे ताकि ये लोग ग्रैंड लाइन के अंदर एंट्री कर सके। और इसी के साथ में गाइस बहुत अमेजिंग फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। वन पीस सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं मैरी जो कि एक बहुत बड़ी शिप है, उसके अंदर सारी की सारी एक साथ में है। स्ट्रॉ हेड की टीम एक साथ में खड़ी थी और अपने आगे जाने की प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि आगे जाने का जो नक्शा है वो नामी ही बना रही है। लेकिन नामी को भी आगे की चीजें क्लियरिटी से नहीं पता है। उसने आज तक जितनी बुक्स पढ़ी है, जितने लोगों से सुना है, उन सब के अकॉर्डिंग उसने चीजें बनाई है। ग्रैंड लाइन के अंदर जाने से पहले इन्हें एक रास्ता पार करना होगा जो कि रिवर्स माउंटेन से होकर गुजरता है। रिवर्स माउंटेन एक ऐसी जगह है जो कि 4 तरीके से अलग अलग माउंटेन्स के ऊपर चढ़ के नीचे उतरने के बाद में आपको ग्रैंड लाइन के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। जो सीधा सीधा रास्ता है उसके अंदर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहां पे हर कोई जाएगा और सारे गुंडे बदमाश पायरेट सारे उसी रास्ते से जाएंगे। इसी के साथ में बड़े से बड़े जानवर और समुद्र के अंदर जितनी भी खूंखार से खूंखार चीजें रहती है वो सब बड़े रास्ते से होकर जाती है। तो इन लोगों को अगर शॉर्टकट से जाना है और फुल सेफली जाना है तो इन्हें रिवर्स माउंटेन का ही सहारा लेना पड़ेगा। ओवरऑल इन्होंने तय कर लिया था कि रिवर्स माउंटेन के थ्रू जाएंगे, लेकिन इन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था कि किसी पहाड़ी के ऊपर कोई नदी या फिर कोई तालाब या फिर कोई इतना बड़ा ओशन कैसे चढ़ सकता है। ये तो इन्हें जाने के बाद पता चलेगा। ओवरऑल इन्होंने ग्रैंड लाइन की तरफ जाना शुरू कर दिया था। रिवर्स माउंटेन शुरू हो चुका था। इन्हें अपनी आंखों के सामने दिख रहा था कि एक माउंटेन जो कि ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ओशन का पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि वो आराम से इस फेरी को सीधा अपने बहाव से अपने प्रेशर से लेके जा रही थी। सबने अब ऑलमोस्ट ये बड़ी सी फेरी को पकड़ लिया था, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि लोग इधर उधर होते जा रहे थे। कुछ ही देर के बाद पता चलता है कि पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि उसको अकेले से नहीं संभाल पा रहा था। सांजी और जोरो दोनों उसके पास आते हैं, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा तेज हो गया था कि जो मेन हैंडल था वही टूट जाता है। तो अब इनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता कि आखिर इस फेरी को राइट लेफ्ट कैसे करे। तभी जो हमारा मेन कैप्टन है यानी कि मंकी डी लूफी, वो अपने लचीले हाथों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसने डेविल फ्रूट जो खाया है उसके पास में पावर ही ऐसी है कि वो अपनी बॉडी को लचीला कर सकता है। तो वो अपने हाथों को लंबा करता है और आराम से फेरी को लेफ्ट और राइट कर पाता है, जिससे कि ये टकराती नहीं है और ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं आराम से। प्रेशर जितना भी था पानी के अंदर उसे ये आगे निकल जाते हैं। उसके बाद आराम से एक डीप डाइव लगानी थी, क्योंकि ये पूरी फेरी नीचे जाने वाली थी। फेरी बड़ी थी कि वो नीचे गिर के चकनाचूर नहीं थी। आराम से ये लोग नीचे जा ही रहे थे कि तभी इनका स्वागत करने के लिए एक बहुत बड़ी व्हेल मछली इनके सामने खड़ी थी। वो भी मुंह खोल के लूफी के हाथ खींचे हुए थे, इसलिए वो तो कहीं ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन बाकी सब विद फेरी इस बड़ी सी व्हेल के मुंह के अंदर पहुंच जाते हैं। जब लूफी को होश आता है तो वो एक माउंटेन के ऊपर था। उसे एक इंसान भी दिखता है जो कि बूढ़े से दादाजी है, लेकिन उसे अपने कोई भी दोस्त नहीं दिखते हैं। वो जो बड़ा सा व्हेल है वो जोर जोर से अपना सर पटक रहा था इन चट्टानों से, इतने बड़े माउंटेन से। वो समझ में नहीं आता। लूफी चिल्लाता भी रहता है, अपने लंबे हाथ का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन वो व्हेल उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तभी बूढ़ा सा आदमी एक इंजेक्शन का शॉट लगाता है जो कि सीधा जाके उस व्हेल को लगता है। वो व्हेल शांत हो जाता है और बेहोश हो जाता है। लूफी जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि आपने ये क्या किया, मेरे दोस्त उसके अंदर है, मुझे अपने दोस्तों को वापस लाना है, उनके जिंदा होंगे। लेकिन दादाजी का कहना था तुम अपने दोस्तों को भूल जाओ, वो अभी तक इस बड़े से व्हेल के अंदर जाने के बाद में जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन लूफी कहां बात मानने वाला था, उसे तो अपने दोस्त जिंदा है इस बात का पूरी गारंटी थी और उसे अपने दोस्तों को बाहर भी निकालना था। जिसके बाद हम बाकी सबको देखते हैं। फेरी के अंदर ये सब थे, बिल्कुल आराम से थे। फेरी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। व्हेल के पेट के अंदर बस थोड़ा सा अंधेरा था, इसलिए बड़ा इनकन्वीनियंस हो रहा था। नहीं लग रहा था कि बाहर जाने का इन्हें रास्ता ढूंढना है। दो की टीम के अंदर ये लोग पड़ गए थे। जिसके बाद हम स्मोकर को देखते हैं। वो ताशिकी से बात कर रहा था और इसी वक्त यहाँ पे एडमिरल गार्ड भी पहुंच जाते हैं। वो भी अपने दो असिस्टेंट के साथ में, यानी कि कोबी और हेलमेट। स्मोकर तो इन दोनों को देख के हंसने लग जाता है। उसका कहना था कि ये इतने नौजवान से लड़के आप कहां पे लेके घूम रहे हो। लेकिन गार्ड का कहना था कि तुम जब अपने टाइम के अंदर थे तो तुम भी ऐसे ही हुआ करती थी और मुझे इन दोनों के ऊपर पूरा विश्वास है कि आगे जाके बहुत ज्यादा अच्छे योद्धा बनेंगे, नौसेना के अंदर बहुत अच्छे से कैप्टन बनेंगे और बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। अब स्मोकर को बहुत डाउट होने लगता है कि आखिर एडमिरल यहाँ पे क्यों पहुंचे हैं, ऐसी भी क्या बात करनी है। जहाँ पे गार्ड कहते हैं कि तुम दोनों जाओ थोड़ा घूम के आओ, जिस स्मोकर के साथ में कुछ पर्सनल बात करनी है। ताशिकी इन्हें घुमा के लिए स्मोकर ताशिकी को काम दे देता है और ताशिकी अपना मुंह बना लेती है कि भगवान मुझे क्या काम दे दिया। जिसके बाद में हम इन्हीं बूढ़े अंकल को देखते हैं। इनका नाम क्रॉकस था, जो कि अपना दरवाजा बंद करके म्यूजिक ऑन करके मस्त बैठ जाते हैं कि चलो इस लड़की से छुटकारा मिल गया। बार पड़ी रहे थे कि तभी लूफी दरवाजा खटखटाने लगता है और जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो सीधा दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है और बार बार यही पूछने लगता है कि मुझे अपने दोस्त वापस ही चाहिए, मैं लुटेरो का बादशाह बनने वाला हूँ, मुझे ग्रैंड लाइन के अंदर जाना है और जो बातें रिपीट करता है वही सब बातें। लेकिन अंकल क्रॉकस को ज्यादा ध्यान नहीं देते लूफी की बातों पे। जिसके बाद हम स्मोकर और गार्ड की बातें सुनते हैं। अब यहाँ पे स्मोकर को अच्छी तरीके से पता था कि जो लूफी है यानी मंकी डी लूफी वो गार्ड का ग्रैंडसन है, यानी कि पोता है। तो गार्ड हो सकता है उसी को बचाने के लिए यहाँ पे आया होगा और इसी के साथ में वो ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहा है तो उसे रोकने के लिए आया होगा या बचाने के लिए आया होगा। लेकिन गार्ड यहाँ पे मना करता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम उसके ऊपर ध्यान मत दो, उसे भले लुटेरा बनना है लेकिन आगे जाने के बाद में ग्रैंड लाइन की इतनी सारी मुसीबतें आती है वो आराम से किसी भी जगह पे फंस सकता है, किसी भी जगह मर सकता है। रिवर्स माउंटेन के अंदर जैसे जाएंगे तो वहां की चीजें उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देगी, बल्कि मैं इसलिए आगाह करने आया हूँ ताकि तुम मेरी और चीजों में मदद कर सको। स्मोकर का कहना था कि आखिर आप चीजों के लिए मुझे ही क्यों ढूंढ रहे हैं। जब गार्ड कहता है कि तुम मेरी सबसे ज्यादा वफादार और सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की हो जिसने अब तक कोई भी काम को फेल नहीं किया है। एक ऐसा ग्रुप हम लोगों के सामने आने वाला
है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। हमारे नौसेना के जितने भी एजेंट्स हैं उन सबको मार रहा है और बैक टू बैक नौसेना के सारे लोगों को खत्म कर रहा है। अगर उनकी पावर्स बढ़ती ही जाएगी तो हम लोग बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, हम किसी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। सारे सौदागरों को मार रहा है वो ग्रुप, तो तुम्हें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। गार्प अपने टाइम के अंदर बिल्कुल स्मोकर जैसा था, उतना ही टैलेंटेड, इसलिए वो स्मोकर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। साथ ही में एक हिडन मकसद तो था ही कि वो उसके पोते यानी कि लूफी का पीछा छोड़ के दूसरी चीजों के अंदर लग जाए। जिसके बाद हम व्हेल के पेट के अंदर का नजारा देखते हैं जहां पे ज़ोरो, सांजी, उसोप और नामी चारों के चारों अपने अपने काम के अंदर लग गए थे। उसोप और सांजी एक साथ में कुछ छोटी मोटी चीजें ढूंढने के लिए गए थे, जबकि नामी और ज़ोरो यही शिप पे रह के कुछ दूसरे जुगाड़ लगा रहे थे। सांजी और उसोप दोनों ही एक दूसरी बोट के ऊपर पहुंचते हैं जिसके ऊपर आधा सामान गल चुका था, आधा सामान ठीक था। इन्हें एक बहुत ही बेकार सी बॉडी दिख रही थी जो पूरी तरीके से गल चुकी थी, लेकिन तभी उसके अंदर से एक लड़का निकलता है जो कि छुपा हुआ बैठा था और वो कंटिन्यूअसली फाइट करने लग जाता है। लेकिन ये एक नंबर का फिट्टूस था। अब गाइस मैं इसका सीन आप लोगों को पहले से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये परोक वर्क्स का ही एक एजेंट है जिसका नाम नंबर 9 है, लेकिन अब तक के एजेंट में सबसे बढ़िया एजेंट, जिसे बिल्कुल भी लड़ना नहीं आता, जिसके पास कोई भी डेविल की पावर नहीं है, उस तरीके का एजेंट है। तो सांजी से ये आराम से पिट जाता है और सांजी से बांध बूंद के एक जगह पे बिठा देता है। दूसरी तरफ यहाँ पे ज़ोरो और नामी अपने अपने कामों के अंदर लगे हुए थे। नामी के पास अपना मैप बनाने का काम चल रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले, और ज़ोरो ने एक लंबा सा डंडा जिसके अंदर 3 व्हील बांध दिए थे उसे वो इस व्हेल की गर्दन के अंदर अड़ाने वाला था ताकि वो जोर से चिल्लाए और ये लोग आराम से अपने बड़ी सी फेरी को लेकर बाहर निकल जाए। लेकिन नामी को ये चीज इतनी आसान नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि तुम आराम से व्हेल को परेशान कर पाओगे क्या, और ये व्हेल उल्टी भी कर देगी क्या। और इतनी ही देर में नामी का जो कंपास था वो गायब हो जाता है। पता चलता है कि यहाँ पे एक और लड़की भी है, यानी कि इस व्हेल के मुंह के अंदर और भी लोग हैं जो कि इन्हीं के साथ में अंदर घुसे हुए हैं। वो लड़की नामी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन नामी कम कहां थी, वो भी इस लड़की के ऊपर जबरदस्त अटैक कर रही है। अब ये भी परोक वर्क्स की एजेंट ही थी जो कि अपने कामों के अंदर लगी हुई थी। खैर नामी और इसके बीच में जो फाइट चली रही थी तो बाकी लोग भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं, और साथ ही में ये जो नंबर 9 है जो कि एकदम का बेकार सा एजेंट था, इसे भी पकड़ के ले आते हैं। जिसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि कंटिन्यूअसली क्रॉकस अंकल का दिमाग खा रहा था और पूछने की कोशिश करता है कि आखिर ये कौन है, ये व्हेल क्या कर सकता है, मैं कैसे अपने दोस्तों से बात कर सकता हूँ, मुझे कुछ तो बताओ, मुझे बस अपने दोस्त चाहिए, उनसे बात करनी है, उनसे बाहर निकालना है, आप मेरी बस मदद करिए। तब जाके क्रॉकस अंकल अब कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो अपना नाम बताते हैं और इसी के साथ बताते हैं कि इस लबून के अंदर से अगर तुम्हारे दोस्तों को बाहर निकालना है एक तरीका है। तब यहाँ पे लूफी का कहना था कि इसका मतलब है इसे आपने पाला है, आप लेकर आए, कैसे आपने नाम रखा है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे कि लूफी की आदत है। तभी अंकल बताते हैं कि नहीं इसे मैं लाया हूँ, इसका नाम पहले से ही रखा हुआ था और ये कहीं बाहर से आया था। अब यहाँ पे इस लबून यानी कि बड़ी सी व्हेल की स्टोरी बताई जाती है। आज से कई साल पहले जब क्रॉकस जवान हुआ करता था तो यहाँ पे पायरेट्स की एक टोली आती है और बीच में रुक जाती है। क्रॉकस उनके पास जाता है, बातचीत करता है और कहता है कि तुम लोग कितने दिन में चले जाओगे। तो ये लोग कहते हैं कि बस थोड़ी सी मरम्मत कर दे हमारी शिप की, हमारी फेरी की, उसके बाद में हम लोग निकल जाएंगे। सौदे के अंदर आप हमारे साथ रुकिए, खाइए पिए, बहुत सारी शराब है, आप मजे करिए। तो क्रॉकस भी मना नहीं करता है और कहता है ठीक है तुम लोग यहाँ पे रुक सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पे क्रॉकस को वही उड़ती हुई व्हेल दिखाई देती है जिसका नाम लबून रखा था इन लोगों ने, और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तब यहाँ का जो मेन कैप्टन है वो आके क्रॉकस के साथ बैठकर खूब सारी बातें करता है। वो कहता है कि हम लोग ग्रैंड लाइन की तरफ निकले हुए हैं, खजाने की खोज के अंदर निकले हुए हैं, ये हमें बीच रास्ते में मिला था जहाँ पे इसी पूरे परिवार वाले गुम हो गए थे। जब से गाना बजाना शुरू करा इसे बहुत पसंद आने लगा और ये हमारा पीछा करने लगा, तब से इसे हमने रख लिया। हम गाना बजाते हैं, ये सुनता है और हमेशा हमारे साथ चलता है। हम देखते हैं कि इस फेरी के अंदर जितने भी लोग थे वो लबून से बहुत ज्यादा अटैच थे। एक आदमी था जो उसे गाना सुना रहा था और लोग बहुत इंजॉय कर रहा था, डांस कर रहा था। तब यहाँ पे क्रॉकस कहता है कि तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, तुम आगे जाओगे, आगे ग्रैंड लाइन के रास्ते में न जाने कितने सारे खूंखार जानवर आएंगे, समुद्री लुटेरे आएंगे, पानी में रहने वाले बड़े बड़े से मॉन्स्टर आएंगे, वो इस बेचारे के ऊपर अटैक करेंगे और एक ही बार में खत्म कर देंगे। तुमने अगर इतना सैक्रिफाइस करा है, ग्रैंड लाइन तक पहुंचने की इतनी सारी कोशिशें करी है, तुम इस लबून के पीछे क्या सब कुछ भुला दोगे, और अगर इसे कोई भी नुकसान पहुंचेगा तो क्या तुम्हें ये बर्दाश्त होगा, तो तुम इस बच्चे के पीछे क्या अपना सफर खत्म कर दोगे या फिर इसे कुर्बान कर दोगे, तुम खुद बताओ। अब ये जो कैप्टन था वो सोच में पड़ जाता है कि बात तो बिल्कुल सही है, अगर इसे साथ में लेकर गए और आगे अगर ये मर गया तो क्या ये लोग अपना सफर छोड़ देंगे या फिर इस लबून को मरने देंगे, क्या करेंगे। तो ये अब क्रॉकस से एक वादा लेते हैं कि आप इसे थोड़े टाइम के लिए अपने पास रख लीजिए, हम ग्रैंड लाइन तक जाकर आते हैं और इसे अपने साथ वापस ले जाते हैं। ये जो उस वक्त छोटा सा लबता यानी कि व्हेल जब भी छोटा बच्चा था तो उसे समझा दिया जाता है कि हम लोग जल्द लौट के आएंगे। वो शिप वालों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था इसलिए कहीं ना कहीं रोने लग जाता है, और तब से लेके आज तक यानी कि काफी साल हो गए उस वादे को अभी तक ये याद करके बैठा है और उसे लगा था कि ये सारे लोग इस पहाड़ी के पीछे हैं, तो अगर वो पहाड़ी को तोड़ देगा तो अपने दोस्तों से वापस मिल पाएगा। इसी चक्कर में लबून जब भी बेहोशी की दवा से वापस रिकवर होता है तो बैक टू बैक अपना सर मारने लगता है। उसे लगता है कि वो पहाड़ी को तोड़ देगा और अपने सारे दोस्तों से मिल लेगा, लेकिन उसे क्या पता कि उसके दोस्त कभी लौट के नहीं आएंगे। कई बार क्रॉकस ने उसे समझाने की कोशिश करी, उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माना, लेकिन अपने आप को इंजर्ड करता रहा। इसी चक्कर में क्रॉकस ने उसे बेहोशी की दवा देनी शुरू करी और अब तो वो इतना बड़ा हो चुका है कि बेहोशी की दवा उस पर काम भी नहीं आती। दिन में लगभग 20 बार उसे दवा देनी पड़ती है। लूफी को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी कि ऐसे तो ये बड़ा सा लबून की जान ले लेगा, कोई तो तरीका होगा जिससे उसे रोक सकते हैं। लेकिन क्रॉकस कहता है कि मैंने सब तरीके अपना लिए लेकिन मैं उसे नहीं रोक पाया। तभी पता चलता है कि वापस से लबून का है और उस दीवार पे अपना सर मार रहा है। ये सब बाहर की तरफ भागते हैं और हम यहाँ पे अंदर का सीन देखते हैं। अंदर यहाँ पे नंबर 9 और साथ ही में इस लड़की को भी बिठा के रखा था जो कि बिल्कुल भी तेज तर्रार नहीं थे, फिर भी परोक वर्क्स के अंदर काम कर रहे थे, एजेंट्स थे और साथ ही में इन्हीं लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। तभी यहाँ पे सांची कहता है कि ये लोग इतने खतरनाक नहीं है, इन्हें आराम से मैंने हरा दिया है। लेकिन यहाँ पे इनकी बातें बहुत ज्यादा बड़ी थी क्योंकि नंबर 7 ऑलरेडी मारा जा चुका था। ज़ोरो ने उसे फर्स्ट सीजन के अंदर ही मार दिया था, तो इन लोगों को ज़ोरो से भी बदला लेना ही था कि इनके एजेंट्स में से एक बंदे को मार दिया गया है, वो भी ज़ोरो ने मारा है। साथ ही में ये जो लड़की बैठी थी जिसका नाम वैंसी था, ये भी काफी बड़ी बातें करने लगी कि तुमने आखिर यहाँ पे आता क्या है, सारे के सारे अनाड़ियों की टोली है, तुम लोगों के पास में लॉक पोस्ट भी नहीं है, यहाँ से आगे क्या बढ़ोगे तुम लोग, ग्रैंड लाइन के अंदर तुम्हें जाना है ना, तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे, कंपास के सहारे बढ़ोगे क्या। यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल अलग है, हर टापू का रास्ता अलग है और जरूरी नहीं है कि हर आइलैंड के ऊपर रुका जाए, तुम्हें कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है ये सब कुछ तुम्हें लॉक पोस्ट बताता है। तुम आखिर बढ़ोगे तो बढ़ोगे कैसे। सेम टाइम पे हमें स्मोकर और गार्ड भी दिखाए जाते हैं कि आपस के अंदर बात करते हैं, जहाँ पे गार्ड स्मोकर को यही परोक वर्क के बारे में बताता है कि एक ऐसी एजेंसी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, इसके अंदर काफी सारे एजेंट्स हैं जिनके नाम खुफिया रखे गए हैं, इन सबको नंबर्स के अकॉर्डिंग जाना जाता है। साथ में लड़कियां हैं जिन्हें
वीक्स के अकॉर्डिंग जाना जाता है, साथ में कुछ हिडन नेम है। इन सबका एक कैप्टन है जिसका नाम नंबर 0 है। ये पॉलिटिक्स के अंदर आगे जाके बढ़ने वाला है और इसी के साथ में बहुत ज्यादा गलत गलत काम भी करता है, पायरेट्स को बहुत ज्यादा शेयर देता है, लेकिन उन्हें मारता भी है जो उन्हें नहीं पसंद आते हैं। ये जल्द ही बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। तुम्हें कुछ भी करना है स्मोकर, इन सबको ढूंढना है। अगर तुमने किसी एक भी एजेंट को दिया तो हम नंबर 0 तक पहुंच सकते हैं, एटलीस्ट उसकी आइडेंटिटी तक तो पहुंच सकते हैं कि आखिर कौन है, क्या करना चाहता है, इसका वजूद क्या है, इसका मकसद क्या है। स्मोकर ओवरऑल सारी बातें सुन लेता है। साथ ही में एक ऐसा राज्य है जिसका नाम अलबस्ता है, वहां की जो क्वीन है वो भी गायब है, काफी टाइम से गायब है। वो तो उसी भी ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका था। जिसके बाद हम वापस से फेरी का सीन ही देखते हैं। वेल के अंदर ये सब अभी भी थे, आपस के अंदर लड़ झगड़ रहे थे और इन सब अनाड़ियों को पता चल चुका था कि भाई साहब ये तो सच में अनाड़ी है, क्योंकि इस लड़की ने काफी सारी चीजें बता दी थी जो कि इन्हें बिल्कुल नहीं पता थी ग्रैंड लाइन तक जाने के लिए या फिर ग्रैंड लाइन को पार करने के लिए। फिर भी ये लोग शांति से बैठे ही थे। इसी वक्त पता चलता है कि बड़ी सी वेल का पेट हिलता है कि वो जाग चुकी थी और जो नीचे है वो पानी नहीं है बल्कि इस वेल का पेट का एसिड है जिसे ये लोग आराम से जल सकते थे। उस बाहर काम कर रहा था और जैसे ही वो वेल हिलती है तो उसको भी गिरने वाला था। ये सब भागते उसे बचाने के लिए। यहाँ बाहर देखते हैं कि लूफी और अंकल भी निकलते हैं लबून को सुलाने के लिए, लेकिन इस बार उसको जो शॉट मारा जाता है इससे उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। वो अभी भी कंटिन्यूअसली अपने दीवार से सर को मारे जा रहा था। लूफी को बहुत गुस्सा आता है, वो आगे जाता है, उसे बात करने के लिए जाता है, उसे आंख के अंदर पंच भी मारता है, लेकिन फिर भी लव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लबून बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था, वो बस बैक टू बैक इस पहाड़ के ऊपर चोट लगाया जा रहा था। उसके बाद पानी के अंदर चला जाता है। तभी यहाँ पे लूफी का एक दिमाग काम करता है और यहाँ पे अंदर हम देखते हैं कि उसोप जब गिरने वाला था तो बाकी सारे दोस्त पकड़े हुए थे। तभी यहाँ पे जो ये वेंसडे है इसने भी हाथ की रस्सी छुड़ा ली और वो भी इन सब मदद कर उसको बचाने के अंदर। जिसके बाद हम लूफी को देखते हैं, उसके पास एक आइडिया आता है क्योंकि इस लबून को यानी कि बड़ी सी वेल को गाना बहुत पसंद था और उसने भी ये गाना बचपन के अंदर सुना था, किसी ने उसे सुनाया था जो कि उसे बहुत दूर चला गया, लेकिन उसे गाना अभी तक भी याद था क्योंकि पायरेट्स का पसंदीदा गाना था। वो ये गाना शुरू करता है। लबून जैसे इस गाने को सुनता है तो कह सकते हैं उसे कनेक्टिविटी फील होती है, वो बाहर आता है। लूफी ऐसे ही थोड़ी ना स्ट्रॉ हेड का कैप्टन है, उसमें कोई तो बात है। वो आराम से इस लब को शांत कर देता है, उससे बात करता है, उसे समझाता है कि देखो दोस्त सबके चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे साथ रुक सके, लेकिन उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए जो आज तक भी तुम्हारे साथ में है, यानी कि ये बूढ़े अंकल जो कि अभी तक तुम्हारे साथ है, तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं। तुम अगर ऐसे सर मारते रहोगे तो तुम मारे जाओगे। मेरे साथ में भी मेरे दोस्त है, हम लोगों को आगे जाना है, प्लीज हमारी मदद करो। अब लूफी उसे पता नहीं कौन सा बटर लगाता है, मक्खन लगाता है कि उसकी बातें समझ लेता है, अपना मुंह खोल देता है और इसी के साथ में ये बड़ी सी जो फेरी थी आराम से सारे दोस्त बैठ के इसमें से बाहर आ जाते हैं। बहुत ज्यादा खुश थे कि फाइनली लूफी ने बाहर से कुछ तो ऐसा किया कि ये सब लोग बाहर आ पाए और ये बूढ़े दादा को भी विश्वास नहीं होता कि लूफी ने आखिर ऐसे कैसे कर लिया, लबून से अपनी बात कैसे मनवा ली। इसी के साथ में हम यहाँ ओबी और हेलमेट को देखते हैं जो कि टाइम पास कर रहे थे शहर के अंदर। तभी यहाँ पे ताशिकी आती है जो कि उनसे बातचीत करने लगी है। ताशिकी इनकी तलवारें वगैरह देती है लेकिन बात कम करती है। वो कहती है कि मैं हमेशा से अपने सपनों को किसी को नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे कैप्टन ने कहा है कि अपने सपने किसी के साथ में शेयर मत करो, लेकिन वो भी एक अच्छा इंसान था तो वो उसे बातचीत करने लगता है। कहता है कि मेरा भी एक सपना है कि मैं हमेशा निर्दोषों के साथ में अच्छा बिहेव करना चाहता हूँ, उन्हें हमेशा इंसाफ दिलाना चाहता हूँ कि मैं भी बहुत गलत जगह के अंदर था लेकिन मैं बच गया और उसके बाद से मेरा यही मोटिवेशन है कि मैं सबको इंसाफ दिलाऊंगा। अब असल के अंदर उसे लूफी ने बचाया था क्योंकि कोबी को अलविदा ने अपने पास बंदी बना रखा था। खैर आपस में इन सबकी अच्छी खासी बातचीत होती है। जिसके बाद अब क्रॉकस के साथ में बाकी सारे लूफी के दोस्त भी आके बैठ जाते हैं, जैसे खाना वाना खाते हैं। इसी के साथ में उसोप ने टूटा हुआ दरवाजा भी ठीक कर दिया था, लेकिन आगे जाने के बारे में इन्हें कोई नॉलेज नहीं थी क्योंकि नामी को हर चीज के बारे में नहीं पता। उसे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी बड़ी वेल भी रहती है ग्रैंड लाइन के अंदर, न जाने के पास में और क्या क्या चीजें आने वाली है, इन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है। अब यहाँ पे दादाजी इनकी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं और कहते हैं कि जिसकी तुमने बात करी थी यानी कि लॉक पोस्ट वो इनके पास में है, उसे समझना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो एक ऐसा कंपास है जो कि यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर काम करता है। वो सारे टापू के बारे में नहीं बताता बल्कि वो एस टापू के बारे में बताता है जो आपके सबसे नजदीक आने वाला है। इसी के साथ में हर एक पायलट को एक अलग टापू के बारे में बताया जाता है कि अगर आप रुके हैं तो कोई और सेम टापू पे नहीं रुक सकता। हर बार आपको कोई दूसरे टापू के बारे में बताया जाएगा जो कि अपने अच्छा भी हो और आपके लिए नजदीक भी हो। इसके थ्रू आप अलग अलग आइलैंड पे रुक सकते हैं और आराम से अपना काम जारी रख सकते हैं। जब ये बातें नामी सुनती है तो उसे बहुत खुशी होती है कि उसकी हेल्प करने के लिए कोई तो यहाँ पर है। इसी के साथ में उन दो पायलट्स के बारे में पूछा जाता है कि इन दोनों को क्या करना है, तो ये दादाजी मना कर देते कि प्लीज इन दोनों को या तो बिल्कुल मत छोड़ना, इन्हें अपने साथ ले जाओ। तो कहता है कि ठीक है, इन्हें हम अपने साथ ले जाएंगे, अगले वाले आइलैंड पे सोच लेंगे कि इन दोनों को क्या करना है, यानी कि वेंसडे और नंबर 9 के बारे में। उन्हें भी बांध के शिप के अंदर बिठा दिया जाता है। लूफी जाने से पहले कलर के बारे में पूछता है, दादाजी कलर्स दे देते हैं क्योंकि लूफी ने इस बड़े से लबून के मुंह के ऊपर कलर कर दिया था और साथ लबून को ये भी समझाया था कि अगली बार अगर तुमने सिर को अपने इस दीवार के पीछे मारा तो ये जो मेरी निशानी है यानी कि हम दोनों की दोस्ती की निशानी वो मिट जाएगी, तो तुम कभी भी अपने सर को नहीं मारोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं वापस आऊंगा और पक्का आऊंगा, मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। अगर मैंने कहा है कि मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा। लब ने एक बार फिर से इन लोगों के ऊपर विश्वास कर लिया और इस बार तो उसे समझदारी भी दिखाई। वो अपना सर कभी भी बड़े से माउंटेन के ऊपर नहीं मारेगा। इसी के साथ हम स्मोकर को देखते हैं जो कि ग्रैंड लाइन में जाने के लिए तैयार हो चुका था क्योंकि उसे अपना मकसद मिल चुका था। गार्ड ने भी बढ़िया सा उसे ऑर्डर दिया था जिसे फॉलो करने वाला था, लेकिन ताशिकी को भी अपना काम पूरा करना था क्योंकि उसने जोरो को देखा था जो एक तलवार लेके घूम रहा था। ताशिकी बिल्कुल नहीं चाहती पूरे लोगों के पास में अच्छी तलवारें हो तो उसे तलवारें कलेक्ट करनी थी। ताशिकी जाना चाहती थी और वो पीछे पड़ जाती है तो स्मोकर कहता है कि इस बार तुम्हारी जान तुम्हारे खुद के भरोसे है, अगर कुछ हुआ तो मेरे माथे मत आना। ताशिकी फिर भी पीछे पड़ी हुई थी तो स्मोकर को उसे भी अपने साथ लेके जाना पड़ता है। इसी के साथ भी बाकी सब अपने अपनी जगह पे सेटल डाउन हो जाते हैं और ग्रैंड लाइन में नेक्स्ट टापू पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ में गाइस बहुत अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक